हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 4 आज आपको पढ़ा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बना दिया है। अब हम यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकार की मूल परंपराएं। अब देखिए, ये जो मुग़ल थे, इनके उत्तराधिकार की मूल परंपराएं क्या क्या थीं, हम आज यहाँ जानेंगे। इनके उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं क्या क्या थीं, आइए हम इसे जानेंगे। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अब देखिए, जो मुग़ल लोग थे, इन लोग के यहाँ ये नियम नहीं था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा कोई नियम नहीं था। यहाँ वह पिता का उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहजाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिनमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। अब देखिए, जो मुग़ल थे, ये लोग मुग़ल ये जो ज्येष्ठ पुत्राधिकार होता है, इसके एकदम उल्टा उत्तराधिकारी वे शहजादा की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को ये लोग अपनाते थे। तैमूर वंश और मुग़ल वंश के दोनों की प्रथा को ये लोग अपनाते थे। इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ कि मतलब सारे पुत्रों को बराबर राज्य, एक एक प्रांत बांट दिया गया था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्गमों को पढ़िए और मुग़ल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर करिए। हाँ, तो देखिए, तालिका 1 में जितना नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है सब राजाओं के नीचे, वे बताता है कि किन किन राजकुमारों ने, मुग़ल राजकुमारों ने विद्रोह किया था अपने पिता का। ठीक है, ये रंगीन उद्गमों से लिखा हुआ है। रंगीन 3-4 लाइन नीचे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा ही नहीं फर्स्ट वीडियो में। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठ अधिकार या शहजाद? देखिए, शहजाद भी ठीक था और ज्येष्ठ अधिकार भी। देखिए, इससे ये होता था कि अगर कोई ज्येष्ठ अधिकार में अगर बड़ा बेटा लायक न हुआ, फिर भी वह राजा बन गया, ठीक है, और वो नहीं संभाल पाया और उसकी हत्या कर कोई और वंश उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसके आगे झुकना पड़ता था सभी राजकुमारों को। फिर शहजाद जो था, इसमें भी कभी कभी जो लालच होता है वो किसी के मन में भी आ सकता है, तो वो उसकी वजह से दोनों ही जो परंपराएं हैं वो उत्तराधिकार सौंपने की वो ठीक नहीं होती थी, क्योंकि दोनों ही विफल रही हैं। देखिए, यहाँ पे बता रहा है राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ। देखिए, राजपूत के साथ जो मुग़ल लोग शादी किए थे उसके बारे में बता रहा है। शाहजहाँ की माँ कछुआ की राजकुमारी थी। तो शाहजहाँ जो थे, उनकी माँ जो थी वो कछुआ की राजकुमारी थी। वह अंबर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब देखिए, जो जयपुर के राजा थे उस समय, उनकी पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ राठौर की राजकुमारी थी, जो जोधपुर के थे। ठीक है, यानी अकबर जो थे, उन्होंने तो जोधा से शादी की थी, वो भी मेवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, ऐसे ही इन लोगों ने अनेक विवाह से अनेक संबंध बनाए थे। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब देखिए, जो मुग़ल थे, इनके अन्य शासकों के साथ भी संबंध अच्छे थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे संबंध थे, क्या थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तालिका 1 को फिर से देखिए। देखिए, जो तालिका 1 ऊपर दी है 2 पेज में, उसको आपको फिर से देखना है। आप पाएंगे कि मुग़ल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब देखिए, जो ढक्कन का एग्जाम्पल लीजिए, ढक्कन का, उसके लिए 4-5 राजाओं ने अभियान चलाया था। क्यों? क्योंकि वो
मुगलों की सत्ता का स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे, इसीलिए बार बार उनके खिलाफ मुग़ल शासकों ने अभियान चलाए। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने अपनी स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब देखिए जब मुग़ल ताकतवर हो गए थे, तो मुग़ल जब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए तो उनसे युद्ध करने की बजाय बहुत सारे राजाओं ने अपने से ही, अपने मन से ही, अपनी स्वेच्छा से ही उनके सत्ता को स्वीकार कर लिया था, उनको राजा बना दिया था। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए राजपूत जो थे ये इसका अच्छा उदाहरण थे। अब देखिए राजपूत राजा जो थे वो अपनी पुत्रियों का विवाह इन लोगों से कर देते थे, तो ये राजपूत एक अच्छा उदाहरण थे जो सत्ता स्वीकार कर लेते थे इनकी। अनेकों ने मुग़ल घरानाओं में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विद्रोह भी किए। अब देखिए अनेक जो मुग़ल थे उनके मुग़ल घराने में कई राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्रियों का शादी किया, विवाह किया, ठीक है। जैसे कि अकबर से जोधा बेगम की शादी हुई थी। फिर आपने पढ़ाई इधर साइड में लिखा हुआ है, तो उसके बाद की पीढ़ियों में भी ऐसे विवाह हुए और फिर अपनी पुत्री का विवाह करवा के इन लोगों से और अच्छे अच्छे पद, उच्च पद प्राप्त कर लिए मुग़ल शासन में, परंतु कईयों ने विद्रोह भी कर दिया। जो कई लोग थे इन लोगों ने विद्रोह भी किए इन लोगों के खिलाफ, ठीक है। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, उन्हें उनकी जागीर वतन जहांगीर के रूप में वापस कर दी, ठीक है। जो सिसोदिया राजपूत थे इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक मुग़लों से युद्ध किया था, ठीक है। मुग़लों की सत्ता स्वीकार नहीं की, बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे इनसे, परंतु जब मुग़लों ने इन्हें हरा दिया फिर भी इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इनको हरा के इनका जो जागीर थी वतन यानी ये इनको लौटा दी गई और कहा तुम शासन करते रहो यहाँ, ठीक है। पराजित करके परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अच्छा प्रभाव बढ़ा पाए। अब देखिए जो पराजित करके और जो मुग़ल शासक लोग अपमानित नहीं करते थे, इसके बीच में जो सावधानी और संतुलन बनाए हुए थे, इसकी वजह से लोगों की निगाह में मुग़ल राजाओं की भारत में इज्जत और बढ़ गई, ठीक है। प्रभाव लोगों के ऊपर और पड़ा अच्छा इन लोग का, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब देखिए जो ये संतुलन बनाए थे, इस संतुलन को बनाए रखना बहुत कठिन था, ठीक है। इस बार फिर तालिका 1 को देखें। देखिए आप तालिका 1 को देख के ही सब पता कर पाएंगे। गौर करें कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? अब देखिए जो शिवाजी थे जब वो हार गए तो उन्होंने मुग़ल सत्ता अपना लेते, पर जब औरंगजेब ने उनका इतना अपमान किया, इसके लिए उन्होंने युद्ध किया, फिर उसका क्या परिणाम हुआ उस अपमान का कि मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो गई। का अंत शिवाजी और जागीरदार, देखिए मनसबदार और जागीरदार वो होते थे जैसे ज़मींदार होते हैं वैसे ही। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये लोग क्या हैं, क्या करते थे और कैसे हैं, ठीक है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे इनका साम्राज्य बड़ा होता गया, ठीक है, तो समूह के लोगों को इसमें इन्होंने ये लोग समूह के लोगों को इसमें बढ़ाते गए, ठीक है, प्रशासन में नियुक्त करते गए कि इनको साम्राज्य संभालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासन वर्ग में ईरानियों और भारतीयों
मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों और मराठाओं और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब देखिए मनसबदार कौन कहलाया, ये देखिए इसमें नीचे बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ आगे। लेकिन जब छोटे समूहों से ये लोग तुर्की लोग, ठीक है, छोटे से समूह के बाद अब इनको शासन वर्ग संभालने की जिम्मेदारी मिली, तब इन लोग को इसमें ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफ़गान, राजपूत, मराठा, अन्य समूह के लोग भी शामिल थे, जिन्हें आपको छोटे छोटे समूहों को संभालने से अब उन लोग को प्रशासन की बड़े पद पर नियुक्त किया गया, इन लोग को संभालने के लिए। मुगल की सेना में आने वाले जो नौकरशाह होते थे, ठीक है, उन लोग को मनसबदार कहा गया। ठीक, जो नौकर लोग होते थे, नौकरशाह लोग होते थे, जो मुगलों की सेना में नियुक्त किए गए, उन्हें मनसबदार कहा गया। देखिए आपको यहाँ बताया मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। अब देखिए मनसबदार किस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया, कि जो मनसबदार होता था ये ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्हें कोई सरकारी हैसियत या पद मिल जाता था, उन्हें मनसबदार कहते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। अब देखिए मतलब इनको कोई भी छोटी सी सरकारी यानी शासन का पद, कोई भी छोटा शासन का पद दे दिया जाता था, इन्हें मनसबदार कहा गया। सेना में ही कोई सेनापति के नीचे कोई सैनिक में ऊंचा पद दे दिया गया या कोई और पद दे दिया गया छोटा मोटा, इन्हें मनसबदार कहा गया, ठीक है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था, ये मुगलों जो थे इन लोग की श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए एक पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। अब जो मुगलों की श्रेणी व्यवस्था होती थी उसी में देखिए तीन तरह से बांटा गया था इसे। पहले पद दिया जाता था, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तराधिकारित्व इसमें निर्धारित किया गया था। यानी कि देखिए सबसे पहले तो कौन सा पद देना है, ठीक है, उसको कितना वेतन देना है, इस श्रेणी में निर्धारित किया गया था, ठीक है। सैनिक का उत्तरदायित्व उसको दिया जाए कि नहीं, ये सब इन लोग के मुगलों के श्रेणी व्यवस्था में निर्धारित कर दिया जाता था, तय कर दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। अब देखिए यहाँ पे नया शब्द उपयोग हो रहा है, जात। तो ये जो पद और वेतन होता था, अब देखिए यहाँ एक नया जो जात था उसकी संख्या पे वेतन और पद निर्भर करता था, ठीक है। अब जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ती जाती थी, उनका वेतन भी उतना अधिक होता था। अब देखिए हमें यहाँ जो जात होते थे, जात लोग जो लोग होते थे, उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होती थी तो उनके हेड जो अभिजात होते थे उनकी प्रतिष्ठा उतनी बड़ी होती थी, ठीक है, और उनका वेतन भी उतना अधिक होता था। अब देखिए जात क्या है, आइए हम इधर से पहले पता कर लेते हैं। जात की श्रेणियाँ, 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा पाते थे। अब देखिए जो 5000 जात जिनके पास होते थे वे अभिजात कहलाते थे। 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। 1000 जात वाले जो अभिजात होते हैं वो ऊंचे होते हैं। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अब देखिए
अकबर जो थे, ठीक है, मुग़ल शासक अकबर जो थे, उनके शासनकाल में जो 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात उनके अंडर में थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। देखिए, जो औरंगजेब थे, इनके शासनकाल में ऐसे जो ये होते हैं मनसबदार थे, जो उनकी संख्या अकबर के काल में जो 29 थी, वो इनके काल में 79 हो गई थी। क्या इनका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? अब देखिए, इतने ज़्यादा लोग को रखेंगे आप अपने अंडर में तो खर्चा तो बढ़ ही जाएगा। तो यही होता है जात, ठीक है। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदार को सौंप जाते हैं, उनके अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अच्छा, देखिए, सैनिक उत्तराधिकारी जब मनसबदारों को मिलती थी, सौंपी जाती थी, ठीक है, तो उनके अनुसार ही उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब देखिए, जब इनको जिम्मेदारी मिल जाती थी तो उसी के अनुसार ये लोग अपना घुड़सवार, पैदल तो सैनिक रखते थे। तो यही जात के लोग को ये इसमें ऐड कर देते होंगे। मनसबदार और सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। अब देखिए, जो मनसबदार होते थे, ये घुड़सवार जो होते थे, इनको निरीक्षण के लिए लाया जाता था। निरीक्षण मतलब उसको देख रेख में तैयार किया जाता था घुड़सवार के लिए, कि उसको आ रहा है कि नहीं घुड़सवारी करने। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण कराते थे। अब देखिए, जो सैनिक के घोड़े होते थे उनको दागा जाता था, निशान दिया जाता था और सैनिकों का पंजीकरण करते थे। इससे पता चलता था कितने सैनिक इनके पास हैं। इन कार्रवाइयों के बाद ही इन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अब देखिए, इतनी कार्रवाई जब ये लोग कर लेते थे कि घोड़े को दाग दिए, सैनिक का पंजीकरण कर लिए, इनकी संख्या के अनुसार फिर इन्हें वेतन मिलता था। इतना काम करने के बाद तब ये वेतन मिलता था, तब ये सैलरी बांटते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अब देखिए, जो मनसबदार होते थे, इन्हें वेतन नगद नहीं मिलता था। इन्हें राजस्व जहाँ से एकत्रित की जाती थी, जिस ज़मीन से, वो ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। जैसा हमने आगे पढ़ा है कि ज़मीन इकट्ठा करके ऐसी ज़मीन दे दी जाती थी जहाँ से ये कर उतारते थे अपना, जो इन्हें मिलती थी उसी ज़मीन भूमि को जागीर कहा जाता था। अब जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी, जहाँ से बहुत ज़्यादा कर मिलता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। अब देखिए, जो मनसबदार होते थे, ये उस ज़मीन पे नहीं रहते थे जैसे मुक्ति लोग रहते थे, ठीक है, पंडित लोग, यानी ये लोग उस पे नहीं रहते थे और ना वहाँ ना शासन चलाते थे। मनसबदार लोग, इनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। अब इन लोग को सिर्फ कर वहाँ से इकट्ठा करने का अधिकार था, वहाँ रहने का, वहाँ शासन करने का अधिकार नहीं था। अब ये देखिए, राजस्व युद्ध कर रहे हैं सैनिकों के द्वारा, मन चित्र है। अपने सवारों के साथ मनसबदार का एक अभियान। ये देखिए, अपने सवारों के साथ मनसबदार जो है एक अभियान पे गया है, ये वही का चित्र है। अब यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे।
अब देखिए जो कर वर होता था ना मनसबदार का, ये उनके नौकर इकट्ठा करके रखे रहते थे, क्योंकि वो सेना के पद पे कार्य करने कहीं और गए हुए होते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। देखिए अकबर जो थे, अब उनके शासनकाल के समय में ये जागीर जो होती थी इनका बहुत सावधानी से आकलन किया जाता था। आकलन मतलब नाप जोख किया जाता था और वेतन का देखा जाता कि ये जो ज़मीन इनको दी गई है राजस्व के रूप में, क्या उससे इनकी वेतन जितनी भी हो तय की हों उतना वहाँ से राजस्व उतर रहा है कि नहीं, ये देखा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्रांत राजस्व मनसबदार के वेतन से कम था। अब देखिए, अब औरंगजेब जो थे इनके शासनकाल आते आते ये चीज़ स्थिति जो थी, अकबर जो सुविधा दे रहे थे मनसबदारों को, अब औरंगजेब वैसी सुविधा नहीं देता। तो अब वो क्या किया कि जो राजस्व था मनसबदार के वेतन से कम जगह वाला दे दिया गया मनसबदार को। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मनसबदारों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई तो तब उन लोग को वेतन कम ही मिलेगा ना, जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, और जिसके कारण उन्हें जागीर जो थी वो मिलने में बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके उनको जागीर मिलती थी जिससे वो वेतन अपना उतार सकें। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। अब देखिए यही सब कारण था औरंगजेब के शासनकाल में। अब मनसबदार ज़्यादा होंगे तो वेतन तो कम मिलेगा ही, तो इसी सब के कारण जागीर जो थी इसकी संख्या कम होने लगी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अकबर तो डिसाइड कर दिए थे कितना ही लेना है, ठीक है, पर औरंगजेब के शासनकाल में ऐसा हो गया जब कम जागीर मिलने लगी तो वहाँ से राजस्व जो था बहुत ज़्यादा वसूल मनसबदार करने लगे थे, जागीरदार। अब जो देखिए मनसबदार थे इनको जागीर मिली, ठीक है, वेतन के रूप में, वहाँ से ये कर उतारने लगे तो ये जागीरदार हो गए। ठीक, ये जागीरदार का भी अर्थ यहाँ बता दिया, ठीक है। अब जितनी जागीर थी अब उसी में ज़्यादा कर वसूल करने लगे ये। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। देखिए जो औरंगजेब का आखिरी समय था तो शासन का, तो वो इन सब चीज़ पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, नहीं संभाल पाया इन सब चीज़ों को। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब देखिए क्योंकि वहाँ किसान ही रहते थे जो जागीर दी जाती थी, तो इसीलिए इसी कारण जो किसान होते थे इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी औरंगजेब के समय में। जब्त और जमींदार, देखिए ज़मींदार तो आप जानते ही हैं, जो ज़मीन का मालिक होता है उसे ज़मींदार कहते हैं, ढेर सारी ज़मीनों का। पर जब्त क्या था? जब्त एक नीति थी जो अकबर के मंत्री तोडरमल ने किसानों के लिए बनाई थी, ठीक है। किसानों के लिए फसल की कीमतों पर को राजस्व से निर्धारित करने की नीति को जब्त कहा गया था। देखिए आइए अब हम इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में और डिटेल पता चल जाएगा। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब देखिए जो कोई भी राज्य का
मुख्य आमदनी क्या होती थी? जो कर होता था किसानों द्वारा, वहाँ की प्रजा द्वारा, वही मुख्य आमदनी होता था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अब देखिए, जो टैक्स होता था, राजस्व होता था, अधिकतर स्थानों पे जो गांव के किसान होते थे वो डायरेक्ट कर नहीं देते थे, वो अपने मुखिया या वहाँ के स्थानीय सरदार जो होते थे उन्हें टैक्स दे देते थे, या वो लोग वसूल करते थे टैक्स, ठीक है। तो उसके माध्यम से वो राजस्व तक जाता था। समस्त मुख्य स्थलों के लिए, चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जागीरदार का प्रयोग करता था। ये देखिए, जागीरदार इन्हीं लोग के लिए था जो सरदार, मुखिया या मुखिया, गांव का मुखिया या सरदार हो, मुगल लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जागीरदार। इन्हीं लोग को जागीरदार कहा गया, जो कर वसूल करके राजा को देते थे। समस्त सभी स्थानीय गांव के लोगों को, इन्हीं लोगों को शक्तिशाली मुखिया, सरदार जो होते थे, इन लोगों को ही जमींदार कहा गया। अब देखिए, ये देखिए, आपको ये जो चित्र दिखा रहा है, ये चित्र शाहजहां के राज्यकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरा, ये लघु चित्र का ब्यौरा बना है शाहजहां में, जहाँ जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, जो जहांगीर थे उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार जो था चरम सीमा पर थे, यही शाहजहां ने दिखाया है। अब देखिए, पहला चित्र जो है, भ्रष्ट अफसर जो है वो रिश्वत ले रहा है, ठीक है। और दूसरा चित्र है एक कर अधिकारी, ये देखिए, ये कर अधिकारी है, ये किसानों से रिश्वत, किसानों से कर ना मिलने पे उन्हें सजा दे रहा है, गरीब किसान को, ठीक है, कि कर नहीं चुका पा रहा है और ये इतना गरीब है कि ये कर दे ही नहीं सकता, इसलिए इसे दंड दिया जा रहा है। ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। अकबर के राज्य मंत्री, स्वराज्य मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। अब जो अकबर के मंत्री थे उस समय, राज्य मंत्री टोडरमल, ठीक है, ये भी बहुत विद्वान थे, ठीक है। तो अब इन्होंने 10 साल की काल की अवधि के लिए, यानी 1570 से 1580 तक की काल अवधि के लिए, इन्होंने कृषि की जो पैदावार होती थी, उनकी कीमत और कृषि की जो भूमि थी उसका बहुत बारीकी से सर्वेक्षण किया। चुपचाप सर्वेक्षण करते रहे सब जगह घूम घूम के। अब जो इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। पहले देखिए, घूम घूम के पता की कि कौन कितना फसल उगाता है, उसके बाद इन एक आंकड़ा बनाया, फिर उन आंकड़ों के आधार पर फसल का नकद तय कर दिया गया। कर, नकद कर, जिसे राजस्व कहा जाता है, तय कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। अब देखिए, जो प्रत्येक प्रांत होते थे, सूबे, इनको इनके कर, जो कर मिलते थे, इन्हें मंडलों में बांट दिया गया था, ठीक है। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की सूची बना दी गई थी। यहाँ राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। अब देखिए, जो ये इतनी कर के लिए बनाए थे जो नियम कानून, इन्हीं व्यवस्था को जब्त कहा गया है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि के निरीक्षण कर सकते थे।
और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। अब देखिए, ये जो जब्त व्यवस्था थी, यह जहाँ जहाँ जो मुग़ल के अधिकारी होते थे प्रशासनिक, ये लोग भूमि का निरीक्षण कर सकते थे कि कितनी फसल उग सकती है यहाँ और कितना यहाँ टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये वहाँ ही संभव था, ठीक है। और वहाँ ही ये सावधानीपूर्वक इनका हिसाब रख सकते थे। वहाँ ही ये संभव था कि ये लोग कर जब्त कर व्यवस्था लगा सकें। पर ऐसा निरीक्षण आपका देखिए गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पा रहा था। वहाँ की व्यवस्था का पता नहीं लगा पा रहे थे ये लोग। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। अब देखिए, कुछ जगह ऐसा था जहाँ ज़मींदार जो थे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है। तो ये लोग मुग़ल के शोषण के विरुद्ध, ठीक है, मुग़ल कुछ अत्यधिक कर लगा दिए अगर, तो उसके शोषण के विरुद्ध ये लोग विद्रोह करना शुरू कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता था यहाँ पे कि एक ही जाति की, जैसे एक जात के ही जमींदार और किसान होते थे अगर, तो ये लोग मिलकर मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी। अब देखिए, 17वीं शताब्दी जो थी कि लास्ट जो था, ऐसे ही किसान विद्रोह जो था वो मुग़ल साम्राज्य के उदय स्थापत्य मतलब स्थापित होने को, उत्पन्न होने के चुनौती दे दी थी इन किसानों के विद्रोहों ने। अकबरनामा और आईन अकबरी। ये अकबरनामा जो था ये सम्राट अकबर के ऊपर बनाया गया था और आईन अकबरी भी इन्हीं के ऊपर फरमाया गया था, ठीक है। इन्हीं के इतिहास के ऊपर बनाया गया है ये। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी कवि अब्दुल फजल को आदेश दिया कि उनके शासनकाल में इतिहास लिखे। अब देखिए, जो अकबरनामा है ये अब्दुल फजल ने बनाया है, ठीक है, अकबर के शासनकाल के रूप में, के इतिहास के रूप में। अब्दुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक था अकबरनामा। अब देखिए, जो ये अब्दुल फजल था, अकबर ने उन्हें, ये इनका करीबी मित्र था, दोस्त था, तो इनको अब्दुल फजल को इन्होंने आदेश दिया कि आप मेरी शासनकाल की कहानी को लिखिए, ठीक है। अब्दुल फजल ने इसे 3 भागों में लिखा, ठीक है, और इसका नाम लिखा, इसके किताब का नाम रखा अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों के बयान हैं, जो दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, और तीसरी जिल्द आईन अकबरी है, ठीक है। पहले वाले में अकबर के पूर्व लोगों के बारे में बयान दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में बताया है, और तीसरा जो है वही आईन अकबरी है, जो इसके आईन अकबरी है। अब देखिए, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है। अब देखिए, अब जो तीसरा आईन अकबरी है, इसमें अकबर के बारे में आईने की तरह साफ साफ लिखा गया है। तो इसमें प्रशासन, घराना और सेना, राजस्व, भूमि, यानी सब कुछ आईन अकबरी में अकबर के बारे में लिखा गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। अब देखिए, इसमें जो है उस समय के भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, परंपरा थी, संस्कृति थी, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा विवरण दिया गया विस्तृत। आईन अकबरी शब्द से रोचक आयाम है। देखिए, आईन अकबरी जो है
इससे यह रोचक शब्द है। ठीक है। विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण। अब देखिए आईने अकबरी में जो है ये सबसे रोचक बात क्या थी पता है, कि फसल, पैदावार, कीमत, मजदूरी और राजस्व सबका संख्या में विवरण दिया गया था, यानी मैथ यूज किया गया था यहाँ पे। अब देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये अब्दुल फजल जो हैं वो नीचे किताब लिख रहे हैं और अकबर उनको अपने बारे में बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले के प्रशासन में बाद के प्रशासन में बहुत फ़र्क पड़ गया था, मुग़ल साम्राज्य में भी। ठीक है। अब यहीं पे हमारा सेकंड वीडियो ख़त्म होता है 4th चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल।